नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टैंडर्ड जी के गुरु पर। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम यूपी पुलिस री एग्जाम के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, जो प्रैक्टिस सेट आपकी परीक्षा में काफी सहायता करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है। तो गंगा नदी की जो सहायक नदी नहीं है कौन सी है? तो फ्रेंड्स, इसमें गंगा नदी की कौन कौन सी सहायक नदी है? तो गंडक नदी गंगा नदी की सहायक नदी है, सोन नदी गंगा की सहायक है, कोसी गंगा की सहायक है। लेकिन सतलुज नदी जो है ये गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन राइट हो जाएगा, सतलुज। अगला प्रश्न है कि भारतीय मृदा में कमी है। तो भारतीय मृदा में जो कमी होती है वो किस चीज की होती है? तो फ्रेंड, इसको जानेंगे कि भारतीय मृदा में जो कमी होती है मिट्टी में, वो नाइट्रोजन की कमी अधिकतर होती है। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन राइट हो जाएगा, नाइट्रोजन की कमी। अगला प्रश्न है कि गांधी जी ने भारतीयों से किस तारीख को रॉलेट एक्ट में हिंसा विरोध के दिन के रूप में मनाने का अनुरोध किया था? किसको? तो ये डेट पूछ रहे हैं, किसकी किसकी डेट? रॉलेट एक्ट के हिंसा के विरोध में जो विरोध जो हुआ था वो किस डेट को हुआ था? तो राइट जवाब हो जाएगा, गांधी जी ने भारतीयों से 6 अप्रैल यानी 6 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट के विरोध में क्या किया था? अहिंसक विरोध दिवस के रूप में मनाने का आग्रह किया था, यानी अनुरोध किया था। तो यहां पर 9 अगस्त 1919 हो जाएगा, सॉरी 6 अप्रैल 1919। तो यहां पर 4 ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ज्योतिबा फूले ने निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना की थी? तो किसकी? ज्योतिबा फूले ने किस संगठन की स्थापना करी? तो इसका जवाब देंगे, सत्य शोधक समाज की स्थापना करी थी। किसने? ज्योतिबा फूले ने। तो कब करी थी ये करी थी 24 सितंबर 1873 में। 24 सितंबर 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना। तो यहां पर 4 ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गांधी जी ने जून 1904 में डरबन के ठीक बाहर एक जीवित समुदाय की स्थापना की थी। तो उस बस्ती का नाम क्या था? तो कहां करी थी? डरबन के ठीक बाहर एक जीवित समुदाय की स्थापना करी। तो वो बस्ती कौन सी थी? तो गांधी जी ने जो 1904 में डरबन के ठीक बाहर फिनिक्स बस्ती नामक एक जीवित समुदाय की स्थापना करी थी। किसकी? फिनिक्स की। तो यहां पर 4 ऑप्शन राइट हो जाएगा। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? तो ये पूछ रहा, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार जनगण मन गाया गया था? तो ये जो जनगण मन गाया गया था पहली बार 27 दिसंबर 1911 को गाया गया। कब गाया गया? 27 दिसंबर 1911 में गाया गया था। 11 में कहां पर? तो ये जो गाया गया था कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। किसमें? कलकत्ता अधिवेशन में। यहां पर फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा, कलकत्ता अधिवेशन। अगला प्रश्न है कि लोकसभा में सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना अवधि क्या है? तो किसकी सूचना अवधि पूछ रहा है ये? तो लोकसभा में सदस्यों के द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना अवधि कितनी होती है? तो कितने दिन के अंदर अंदर सूचना अवधि देनी चाहिए? तो राइट जवाब हो जाएगा, सूचना अवधि 1 माह के अंदर अंदर दे देनी चाहिए। यानी लोकसभा में एक निजी सदस्य के बिल को पेश करने के लिए आवश्यक नोटिस की जो अवधि होती है, किसकी? आवश्यक जो नोटिस की अवधि होती है वो 1 माह होती है। तो यहां पर फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा, 1 माह। अगला प्रश्न है कि चुनाव आचार संहिता के अनुसार चुनावों के समय किसका निषेध है? तो चुनाव जब आचार संहिता लग जाती है तो उस समय किस किस चीज का करना निषेध हो जाता है? तो उस समय किस किस चीज का निषेध होता है करना?
तो चुनाव आचार संहिता के समय हम घृणाजनक भाषण तथा पुतला जलाना ये भी बैन हो जाता है, यानी ये निषेध है। क्या करना, एक तो घृणाजनक भाषण नहीं दे सकते, कोई पुतला नहीं जला सकते, ये निषेध है। प्रचार के लिए सरकारी मशीनरी का उपयोग नहीं कर सकते, ये भी निषेध है। निर्वाचन अधिकारियों का स्थानांतरण हो सकता है, नहीं हो सकता, ये भी निषेध है। तो ऑल ऑफ द एबव, यहां पर 4 ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। तो 4 ऑप्शन राइट है, यानी उपयुक्त सभी सही हैं, ऑल ऑफ द एबव। अगला प्रश्न है, नई मंजिल योजना किस मंत्रालय द्वारा संचालित की गई? कौन सी नई मंजिल योजना किस मंत्रालय द्वारा संचालित की गई? तो नई मंजिल जो योजना शुरू की गई है ये अल्पसंख्यक कार्यालय द्वारा शुरू की गई है। किसके द्वारा? अल्पसंख्यक कार्यालय द्वारा शुरू की गई है, तो यहां पर फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। और कब करी गई थी? तो ये 2015 में शुरू की गई थी, 2015 में शुरू की गई थी। ये अल्पसंख्यक युवाओं को रोजगार और कौशल अर्जित करने के उद्देश्य से करी गई थी। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा बताता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा? तो किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का वर्णन है? तो किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति है? तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 63 में प्रावधान है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। किसमें? अनुच्छेद 63 में क्या कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो यहां पर 4 ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन किन समितियों ने केंद्रीय बैंक के रूप में आरबीआई की सिफारिश की? तो आरबीआई की सिफारिश जो की थी किन किन समितियों ने की? तो ये जो समिति थी कौन कौन सी थी? तो ये एक तो केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति, तेंदुलकर समिति और हिटलन आयोग समिति। तो कौन कौन सी समिति ने सिफारिश की थी? तो फ्रेंड्स ये जो सिफारिश करी थी ये एक तो केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति ने और एक हिल्टन यंग आयोग ने करी थी। किसने? हिल्टन यंग आयोग ने करी थी। तो यहां पर कौन कौन से सही हो जाएंगे? केंद्रीय बैंक समिति फर्स्ट हो जाएगा, केंद्रीय बैंक समिति। और कौन सा हो जाएगा? और हो जाएगा हिल्टन यंग आयोग, हिल्टन यंग आयोग। तो यहां पर फर्स्ट और 3 राइट हो जाएगा। कौन कौन से राइट है? पहला वाला सही है और तीसरा वाला सही है। ये 2 समितियों ने सिफारिश की थी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो क्या कथन है? लीड बैंक योजना की शुरुआत भारत में गाडगिल समिति की सिफारिश पर 1969 में की गई। तो बिल्कुल सही बात है, 1969 में गाडगिल समिति की सिफारिश पर लीड बैंक योजना की शुरुआत की गई थी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1991 को की गई? नहीं, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहां पर जो सही है केवल फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला, केवल पहला सही है। अगला प्रश्न है कि संघीय बजट 2023-24 में कुल राजस्व प्राप्तियां कितनी हैं? तो 2023-24 में जो कुल राजस्व प्राप्तियां हैं वो 26,32,281 करोड़ कुल राजस्व प्राप्तियां हो जाती हैं। ये करंट का क्वेश्चन है, यानी 26,32,281 करोड़। अगला प्रश्न है कि 383 ईसा पूर्व में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कहां हुआ था? तो किसकी बात कर रहा है ये? 383 में द्वितीय बौद्ध संगति का जो आयोजन हुआ वो कहां हुआ? तो पहली बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व हुई थी, दूसरी बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व हुई थी और तीसरी जो बौद्ध संगति हुई थी 250 ईसा पूर्व, चौथी 72 ईस्वी में। तो इसका आयोजन जो हुआ था द्वितीय बौद्ध संगति का कहां पर हुआ था? तो ये वैशाली में हुआ था। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? वैशाली, थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा,
वैशाली में हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखित पुस्तक वॉर एंड वुमेन को जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, इसमें संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 52वें सत्र के दौरान लॉन्च किया गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, क्योंकि मानवाधिकार से 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहां पर किसकी पुस्तक लॉन्च हुई थी? तो ये जो पुस्तक लॉन्च हुई थी, डॉक्टर M.A. हसन की पुस्तक थी, जिसका नाम था वॉर एंड वुमेन। तो कहां लॉन्च किया गया था? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसे लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार द्वारा। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? 3 ऑप्शन। 3 ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा, डॉक्टर M.A. हसन। अगला प्रश्न है, गैर कानूनी गतिविधियों को रोकथाम या अधिनियम को 1967 अधिनियम 1967 को अंतिम बार संशोधित किया गया था। यानी एक गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम है जो 1967 को बना था। इसका अंतिम बार जो संशोधन हुआ वो कब हुआ? तो इसका जो अंतिम बार जो संशोधन हुआ है 2019 में आखिरी बार संशोधन हुआ। 2019 में आखिरी बार संशोधन हुआ। सेकंड ऑप्शन यहां पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र किसके द्वारा दाखिल किया जा सकता है? तो किसके नामांकन के लिए? लोकसभा के नामांकन के लिए। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना है, इंपोर्टेंट। तो लोकसभा के नामांकन के लिए नामांकन पत्र किसके द्वारा दाखिल किया जा सकता है? तो भारत के निवास करने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा, यानी कोई भी व्यक्ति निवास कर रहा है तो नामांकन कर सकता है? नहीं कर सकता। विदेशी भी निवास कर सकता है भारत में आगे। जिस निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन लड़ा जाना है वहां के किसी भी निवासी द्वारा कहीं का भी, मतलब भारत का कहीं का भी किसी भी क्षेत्र में जाकर निर्वाचन मतलब चुनाव लड़ सकता है। ये भी गलत हो जाएगा, पहला वाला भी गलत है। तीसरा भारत के किसी नागरिक द्वारा जिसका नाम निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में अंकित हो वह किसी भी क्षेत्र से अपना चुनाव लड़ सकता है। यानी निर्वाचन सूची में नाम होना चाहिए और वो किसी भी क्षेत्र से चुनाव लड़ सकता है। सिर्फ किसको छोड़कर? इसमें एक अपवाद है, सिक्किम के अतिरिक्त कहीं से भी चुनाव लग सकता है पूरे भारत में। तो यहां पर थर्ड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया? तो दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया किस संशोधन द्वारा? तो दिल्ली को जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया था वो 59वें संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया। किसमें? 69वें संविधान संशोधन द्वारा। तो यहां पर 4 ऑप्शन राइट हो जाएगा, 69वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का गठन किस वर्ष हुआ था? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का गठन किस वर्ष हुआ था? तो ये जो गठन हुआ था 1964 में हुआ था। कब? 1964 में। यहां पर सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी देश की प्रमुख राष्ट्रीय पार्टियों में से एक ये पार्टी है। तो ये जो पार्टी है किससे अलग होकर बनी थी? ये पार्टी जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो मुख्य राष्ट्रीय पार्टियों में से एक है, ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से अलग होकर बनी थी। कौन सी पार्टी? मार्क्सवादी पार्टी। तो यहां पर सेकंड ऑप्शन राइट है। अगला है, क्रिस्टियान बर्नार्ड किसके लिए प्रसिद्ध है? तो क्रिस्टियान बर्नार्ड जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो क्रिस्टियान बर्नार्ड जो प्रसिद्ध हो जाते हैं, क्रिस्टियान बर्नार्ड जो है ये दुनिया का पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण व्यक्ति है। तो यहां पर फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, मानव हृदय के प्रत्यारोपण के लिए प्रसिद्ध है क्रिस्टियान बर्नार्ड। अगला प्रश्न है कि कीट मछली को नियंत्रित करने के लिए
कीट और मछली को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? यदि हम कीट को और मछली को नियंत्रित करना चाहते हैं तो किसका उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग करेंगे? हम मत्स्यनाशी का उपयोग करेंगे। किसके लिए? कीट को और मछली को नियंत्रित करने के लिए मत्स्यनाशी। तो यहां पर सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मालुस या मालुस पुमिला वृक्ष का वनस्पतिक नाम है। तो मालुस पुमिला वृक्ष का वनस्पतिक नाम जो होता है, वनस्पतिक नाम, ये कौन सा, किस वृक्ष का होता है? तो ये जो वृक्ष होता है सेब होता है। क्या होता है? सेब। सेब की एक प्रजाति है जिसका नाम है मालुस पुमिला। तो यहां पर सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है वालों के कंडीशनर में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो बालों के कंडीशनर में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो बालों के कंडीशनर में जो उपयोग किया जाता है ये धनायित डिटर्जेंट का प्रयोग किया जाता है। कौन सा डिटर्जेंट? धनायित डिटर्जेंट। यह है धनायित। धनायित डिटर्जेंट का उपयोग किया जाता है। तो यहां पर थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है यह है गेमक्सीन का यौगिक रासायनिक नाम क्या है? तो गेमक्सीन जो यौगिक है इसका रासायनिक नाम क्या है? तो गेमक्सीन यौगिक का जो रासायनिक नाम है वो बेंजीन हेक्साक्लोराइड है। क्या है? बेंजीन हेक्साक्लोराइड। क्या हो जाएगा? बेंजीन हेक्साक्लोराइड। तो ये यहां गलत लिखा हुआ है, हेक्साक्लोराइड। हेक्साक्लोराइड। तो यहां पर थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा, बेंजामिन हेक्साक्लोराइड। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अणु विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में भी विद्युत विद्युत द्विध्रुवीय आपूर्ण बनाए रखता है? तो कितने आपूर्ण बनाए रखता है? विद्युत द्विध्रुवीय आपूर्ति बनाए रखता है। तो इसका राइट आंसर हो जाए H2O जो होता है इसके अणु विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में भी विद्युत द्विध्रुवीय आपूर्ण बनाए रखते हैं। तो यहां पर थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा, H2O। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।